स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ नैप्थलीन। तो नैप्थलीन हमने उसकी स्ट्रक्चर एंड उसकी सिंथेसिस कर ली थी, और हमने ये भी किया था कि नैप्थलीन जो है दैट इज़ मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ द बेंजीन। ठीक है, तो इसीलिए ये नैप्थलीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी इजीली दे सकता है, मतलब रिएक्ट हो जाता है इलेक्ट्रोफाइल के साथ इजीली। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए सबसे पहले हम करेंगे कि उसका मैकेनिज़्म क्या है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो एक तरह के होंगे, 5-6 रिएक्शंस हम लोग करेंगे, लेकिन वो कैसे होंगे, हर एक में यही वाला मैकेनिज़्म फॉलो होगा। हर एक का इलेक्ट्रोफाइल ऑफ कोर्स अलग अलग होगा। जैसे हमने क्लोरीनेशन करनी है तो उसका इलेक्ट्रोफाइल जो है वो Cl पॉजिटिव होगा, ब्रोमिनेशन करनी है तो Br पॉजिटिव होगा, अगर हमने सल्फोनेशन करनी है तो SO3H पॉजिटिव होगा, और अगर हमने नाइट्रेशन करनी है तो NO2 पॉजिटिव होगा। आपके इलेक्ट्रोफाइल तो अलग अलग होंगे, लेकिन उसमें जो है वो बनेंगे कैसे, तो उसके लिए मैकेनिज़्म जो है वो सिंपल मैकेनिज़्म है। इसमें अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है जिससे कि कार्बोकेटायन बनता है फर्स्ट स्टेप में, एंड देन रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होगा इन द सेकंड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में भी दो आप पॉइंट होंगे, दो स्टेप्स होंगे। फर्स्ट जो स्टेप है वो जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल है। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे होता है, ये हमने स्टूडेंट्स जब हमने बेंजीन फर्स्ट ईयर में किया था तो वहाँ पे भी हमने ये सेम स्टेप्स पढ़े हैं कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है, उसके बाद उसका अटैक कैसे होता है बेंजीन के ऊपर, और उसके बाद रिमूवल ऑफ प्रोटॉन जो है वो थर्ड स्टेप आ जाता है। पढ़े हैं हमने बेंजीन के, तो वैसे ही नैप्थलीन के होंगे, थोड़ा सा ही फ़र्क होता है क्योंकि नैप्थलीन में हमने नैप्थलीन की स्ट्रक्चर देनी है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है उसमें जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेटिंग स्पीशी है EZ, वो सबसे पहले इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट भी ले सकते हैं, या ज़रूरी नहीं है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, वो कोई दूसरे रिएक्शन जो है वो इंटरमीडिएट्स हो सकते हैं जिसकी प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले जनरेट होगा। ठीक है, और यहाँ पे Z जो है, Z की तरफ को इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होंगे और Z नेगेटिव बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, और E पॉजिटिव बन जाएगा, दैट इज़ इलेक्ट्रोफाइल। जो इलेक्ट्रोफाइल होता है इट इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड वन इज फिलिक। तो फिलिक का मतलब होता है लविंग। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़ जो होती हैं वो इलेक्ट्रोफाइल कही जाती हैं। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़ आर नोन एज इलेक्ट्रोफाइल्स। तो इलेक्ट्रॉन लविंग कौन सी होंगी, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगी। इलेक्ट्रॉन को कौन प्यार करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। अपने पास जिसके पास कोई चीज़ नहीं होती है वही उस चीज़ को चाहता है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़ होती हैं। क्लियर हो गया। तो इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होंगे, जो या तो पॉजिटिवली चार्ज होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ होंगी। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल होती हैं। तो यहाँ पे जब जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो गया तो सेकंड स्टेप में, मतलब फर्स्ट स्टेप का सेकंड स्टेप है कि उसमें अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो जब ये देखिए यहाँ पे नैप्थलीन के पाई इलेक्ट्रॉन को जब इलेक्ट्रोफाइल लेता है तो इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर चला जाएगा, रिंग के ऊपर चला जाएगा इस तरह से। ये वाले डबल बॉन्ड जो है इन 2 कार्बन के बीच में था। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसने ये यहाँ पे H भी था इस पोजीशन पे, अल्फ़ा पोजीशन पे, और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आके इस इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन को लेके इस यहाँ पे H के साथ लग जाता है इस कार्बन पे, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो आपका इस सेकंड कार्बन पे चला जाता है। जब पॉजिटिव चार्ज सेकंड कार्बन पे चला गया तो अब ये सारी की सारी स्ट्रक्चर जो कार्बोकेटायन बन जाता है आपका। कार्बोकेटायन क्या होता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बन के ऊपर, तो ये बन गया ना कार्बोकेटायन। तो जो कार्बोकेटायन होगा अब वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, जो बेंजीन था उसमें हमारी 3 स्ट्रक्चर्स बनती थी रेजोनेंस की, क्योंकि वहाँ पे एक ही बेंजीन रिंग थी, लेकिन यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग्स हैं। यहाँ पे टोटल आपकी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी, 1 2 3 4 एंड 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी। और इसमें जो ये पॉजिटिव चार्ज है दैट मूव्स थ्रू आउट द रिंग, दोनों रिंग्स के ऊपर ये मूव करेगा इस तरह से। जैसे फर्स्ट रिंग में ये वाले इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुए, ये देखिए, और पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर आ जाता है यहाँ पे।
ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए इन बिटवीन दिस। ठीक है, अब अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब चले जाएंगे तो इस कार्बन पे आएगा यहाँ पे। ठीक है, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इस कार्बन पे आएगा, ऊपर वाली पे यहाँ पे। फिर जब यहाँ से चले जाएंगे तो ये वाली पोजीशन थी कार्बन की, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और आप देखेंगे कि कौन कौन से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। देखिए, सेकंड, थर्ड पे नहीं आया, फोर्थ, उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ, उसके बाद सेवन्थ। ठीक है, यहाँ पे सेवन्थ पे आया, देन नाइन्थ पे आया। तो इन पोजीशन पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगी। डॉटेड स्ट्रक्चर में आपने पॉजिटिव चार्ज बीच में दिखाना है। ठीक है, तो जब रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाती है, देन लास्ट स्टेप इज़ द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन जो है वो जो यहाँ पे जेड न्यूक्लियोफाइल बना था उसके साथ वो अपने H पॉजिटिव को यहाँ से ले लेगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस रिंग को कर देता है। ठीक है, तो ये फास्ट रिएक्शन होता है। लास्ट जो स्टेप है दैट इज़ फास्ट एंड द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा सब्स्टिट्यूटेड नैप्थलीन इज़ देयर। देखिए, हमारे पास दो ही मेन पोजीशंस होती हैं ना। हमने फर्स्ट जो पीछे लेक्चर किया उसमें हमने देखा कि कौन कौन सी पोजीशंस होती हैं हमारे पास नेप्थलीन में। एक अल्फ़ा पोजीशंस होती हैं 4 और बीटा पोजीशंस होती हैं 4 अल्फ़ा एंड 4 बीटा, जिनके ऊपर हाइड्रोजन होता है। तो अल्फ़ा अटैक तो हमने यहाँ पे कर लिया जब अल्फ़ा पोजीशन पे आपका इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है। ठीक है, लेकिन हो सकता है बीटा पोजीशन पे भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो। ये तो हमने अल्फ़ा का बताया ना। और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शंस होते हैं वो ज़्यादातर जो होते हैं वो अल्फ़ा पोजीशन पे ही होते हैं। हम देखेंगे कि बीटा पे भी होते हैं, लेकिन वहाँ पे रिएक्शन कंडीशंस जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, तो अब बीटा पे हो सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर जो है अल्फ़ा पोजीशन पे होंगी। तो ऑलमोस्ट सभी में यही वाला मैकेनिज़्म फॉलो होगा जहाँ पे आपने अल्फ़ा पोजीशन पे अटैक दिखाया है। अब नेक्स्ट स्लाइड जो बता रही है वो ये बता रही है द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट पोजीशन। वही जो मैंने बात की कि अल्फ़ा अटैक हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल का अल्फ़ा अटैक होगा। तो ये दीज 5 इलेक्ट्रोफिलिक ये 5 जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी। उसके बाद लास्ट में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन रहेगा, पर वो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे बता रहे हैं कि अल्फ़ा पे इजीली अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल का कि बीटा पे, कौन सी स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगी अगर अटैक होगा। ठीक है, कौन सा कार्बोकेटायन इज़ मोर स्टेबल, अल्फ़ा अटैक वाला या बीटा अटैक वाला। ये बने ना कार्बोकेटायन, तो कौन सा स्टेबल होगा। तो अल्फ़ा वाले हमने पीछे किए, तो सेम वही वाले मैकेनिज़्म यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, फिर इस कार्बन पे आया, देन इस कार्बन पे आ जाता है, उसके बाद इस कार्बन पे आ जाता है और इस यहाँ पे इस कार्बन पे आता है। तो ये सारे के सारे जो हैं वो आपके किसके अल्फ़ा अटैक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंट किया हुआ है, तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पे जब ये वाला इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुए हैं यहाँ पे, तो ये इस वाले कार्बन के ऊपर आपका इलेक्ट्रॉन चार्ज के पॉजिटिव चार्ज गया हुआ है, क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुए। ठीक है, इस पोजीशन में। और अगर आपके दूसरे इलेक्ट्रॉन जैसे पिछले वाली स्लाइड में हमने यहाँ पे किया, तो कौन से इलेक्ट्रॉन गए, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से रिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ की है ना। देखिए, अगर डबल बॉन्ड यहाँ होता तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जाने थे। अब डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो ये वाले इलेक्ट्रॉन भी जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना। तब आपका पहले ये वाले इलेक्ट्रॉन मूव किए हैं। जो भी अल्टरनेट इलेक्ट्रॉन होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन, वो मूव करते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें कि पहले यहाँ पे तो ऐसा हुआ था। इसमें रिंग स्ट्रक्चर ही ऐसी है कि यही वाले इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो अगर आपने दूसरी तरह से स्ट्रक्चर बनाई है, मतलब आपने इस तरह से नेप्थलीन बनाया हुआ है और फिर आप इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कर रहे हैं, इस तरह से बनाया हुआ है और यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, तो पहले ये वाले इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होंगे, फिर ये वाले होंगे। तो नेचुरली पहले पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर ये वाले डिस्प्लेस हो जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, फिर ये वाले डिस्प्लेस हो जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। बनेंगी तो 5 ही स्ट्रक्चर, क्योंकि 5 टाइम जो है वो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे और इस स्ट्रक्चर में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे इस तरह की स्ट्रक्चर है, ये देखिए यहाँ पे इस तरह की स्ट्रक्चर है। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ आ जाएगा, फिर उसके बाद पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, फिर उसके बाद पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये अल्फ़ा अटैक था। अब बीटा अटैक में ये देखिए, जब बीटा अटैक होगा मतलब ये है बीटा पोजीशन,
सेकंड पोजीशन इज बीटा ना, तो अब यहाँ पे H है तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ लगेगा, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये देखिए फर्स्ट सेकंड ए स्ट्रक्चर जो है, तो यहाँ पे जब ये पॉजिटिव चार्ज आया और बेंजीन रिंग जब ये इंटैक्ट है, तो उसके बाद ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव किए तो पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे आ गया 10th पोजीशन पे। फिर ये वाले इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज जो है, मतलब ये भी करते हैं, कर सकते हैं यहाँ पे, ये भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। तो अगर मान लो ये वाले इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये अगर ये वाले मूव कर रहे हैं तब आप वो भी मूव कर सकते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा, यहाँ वाला भी बनेगा, ये देखिए यहाँ वाला भी बनेगा, ठीक है, ये वाला भी बनेगा जिसमें कि इस पोजीशन पे आपका पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हुआ है। तो आपने इनकी मूवमेंट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज की स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करनी है और मुझे सेंड करनी है, ठीक है। ये दोनों की, अल्फा अटैक की भी और बीटा अटैक की भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ कन्फ्यूजन होगा वहाँ मुझसे पूछेंगे और ये मुझे सेंड करेंगे आज। क्लियर हो गया? तो आफ्टर लेक्चर, तो उसके बाद जो है ये पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ आ गया था सेकंड बी में, तो ये वाली इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुए तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा। अब 2 बार इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इस तरह से तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा इस पोजीशन पे, और फिर जब ये वाला इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपकी 5 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी। आप देख रहे हैं दोनों अटैक में, अल्फा अटैक में और बीटा अटैक में 5 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से तो हमें पता नहीं चला कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, ये हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से नहीं पता चला ना, हम रिलेटिव रिएक्टिविटी पढ़ रहे हैं। तो ज़्यादा स्टेबल जो होगा वो कम रिएक्टिव होगा, है ना। तो हमने ये देखना है कि ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, ठीक है। और दूसरे हमने ये देखना है कि जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो वाला कार्बोकेटाइन बनेगा ना, जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो कार्बोकेटाइन बनेगा। और इन दोनों स्ट्रक्चर्स में अगर हम देखें तो अल्फ़ा अटैक में आपके पास 2 ऐसी स्ट्रक्चर आ रही हैं, 1A और 1B, जिसमें कि आपकी बेंजीन रिंग इंटैक्ट रह रही है, 1 बेंजीन रिंग इंटैक्ट इन दीज 2 स्ट्रक्चर्स। यहाँ देखिए, यहाँ पे बेंजीन रिंग नहीं रह रही है, यहाँ पे भी बेंजीन रिंग नहीं रह रही है ना। बेंजीन रिंग का मतलब होता है जब आपके पास ये पूरी बेंजीन रिंग इंटैक्ट रहे, इस तरह से स्ट्रक्चर रहे। जहाँ पे भी आपका इस तरह से स्ट्रक्चर आ गई कि यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ आ गया, या फिर आपका यहाँ आ गया, यहाँ आ गया और यहाँ नहीं है, तो ये बेंजीन रिंग नहीं हुई, यहाँ पे नहीं ना रही बेंजीन रिंग इंटैक्ट। तो ये 2 स्ट्रक्चर्स ऐसी हैं जहाँ पे पूरी की पूरी बेंजीन रिंग जो है वो इंटैक्ट रह रही है जब आपका अल्फा अटैक हो रहा है। और बीटा अटैक में देखिए, यहाँ पे भी बेंजीन रिंग नहीं है, यहाँ पे भी बेंजीन रिंग नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, सिर्फ ये सेकंड ए स्ट्रक्चर ऐसी है जिसमें कि बेंजीन रिंग इंटैक्ट रह रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर 2 बेंजीन रिंग इंटैक्ट हैं तो यहाँ पे ये इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी है, जो ये वाली स्ट्रक्चर्स हैं इनकी रेजोनेंस एनर्जी जो है वो या रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन जो है वो 151 किलोजूल पर मोल से ये दोनों स्ट्रक्चर्स स्टेबलाइज्ड होंगी, ठीक है। तो ये जो अल्फा अटैक होता है ये इसमें जो है वो आपकी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाती है ड्यू टू स्ट्रक्चर 1A एंड 1B, ठीक है। एरोमेटिक करेक्टर रहता है इसमें, और जो है दैट दीज 2 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं दे कॉन्ट्रीब्यूट मोर टूवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड, दे कॉन्ट्रीब्यूट मोर टूवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है। और बीटा अटैक में सिर्फ एक ही ऐसी बेंजीन रिंग की स्ट्रक्चर है, सेकंड ए, दैट कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ज़्यादा स्टेबलाइज कौन सा हुआ, ये वाला, तो अल्फा अटैक होगा क्योंकि ये इजीली बन जाएगा, है ना, ये इजीली बन जाएगा। तो सारे के सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कौन सा अटैक होगा, अल्फा अटैक होगा, कुछ को छोड़ के,
वो हम डिस्कस करेंगे आगे, कौन सी स्ट्रक्चर में अल्फ़ा अटैक नहीं होता है, या अल्फ़ा अटैक होता है तो बाद में हो सकता है कि टेम्परेचर हाई हो तो फिर वो बीटा में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, ये चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। अल्फ़ा बीटा अटैक हमने बेंजीन में भी किया था। बेंजीन में खैर अल्फ़ा बीटा पोजीशंस होती नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे ये चीज़ हमने नहीं की थी। यहाँ पे क्योंकि अल्फ़ा और बीटा पोजीशंस होती हैं, यहाँ पे हमने ये किया है। लेकिन हाँ, बेंजीन के केस में हमने मैकेनिज़्म ज़रूर किया है कि किस तरह का मैकेनिज़्म होता है, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं वहाँ पे। तो ये आपने बना के मुझे आज सेंड करने हैं। ओके, देन नेक्स्ट आ जाता है आपका कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सब कौन कौन से होंगे। इलेक्ट्रोफाइल तो जनरेट हो गया, हमने बोला कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ई पॉजिटिव बनेगा। उसने अटैक भी कर दिया, और करेगा कहाँ पे, अल्फ़ा पोजीशन पे करेगा। अल्फ़ा पोजीशन कौन कौन सी होती हैं नेप्थलीन में, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ये सारी इक्विवेलेंट हैं। और बीटा कौन सी हैं, एक ये, सेकंड, थर्ड, और यहाँ पे ये वाली बीटा पोजीशन है और ये वाली बीटा पोजीशन है। ठीक है, तो ये अल्फ़ा और बीटा पोजीशन है नेप्थलीन में। अब अगर हेलोजिनेशन होनी है तो हेलोजिनेशन में ब्रोमिनेशन भी हो सकती है या क्लोरीनेशन भी हो सकती है। ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन में हम लोग Br2, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में रिफ्लक्स करेंगे, HBr रिमूव होगा, और यहाँ पे भी CCl4 की प्रेजेंस में रिफ्लक्स करेंगे और HCl रिमूव होगा क्लोरीनेशन में भी। ठीक है, और अल्फ़ा पोजीशन पे Br पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन लग जाएगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा जनरेट होगा, Cl पॉजिटिव और Br पॉजिटिव जनरेट हो जाता है इनमें। ठीक है, दोनों के केस में। तो अल्फ़ा क्लोरोनेप्थलीन बनेगा या बीटा ब्रोमोनेप्थलीन बनेगा। क्लियर हो गया। और अगर आप यहाँ पे अगर आप 1 क्लोरोनेप्थलीन या अल्फ़ा क्लोरोनेप्थलीन को फिर से क्लोरीनेट करते हैं, क्लोरीनेशन रिएक्शन फिर से इसके ऊपर करते हैं, तो आपकी 1 and 4 पोजीशन भी ऑक्यूपाई हो जाएगी। 1 and 4 मतलब 2 अल्फ़ा पोजीशन ऑक्यूपाई हो जाएंगी। 1 पोजीशन पे क्लोरीन आ जाएगा और यहाँ पे 4th पोजीशन पे क्लोरीनेशन आएगा। ये हम अगले लेक्चर में भी पढ़ेंगे कि कौन सी पोजीशन पे सेकंड सब्स्टिट्यूशन होती है। ठीक है, तो अभी तो आप यही करिए कि कौन सी पोजीशन पे आपकी क्लोरीनेशन होगी। तो अल्फ़ा पोजीशन पे होती है क्लोरीनेशन भी, ब्रोमिनेशन भी। हेलोजिनेशन मतलब अल्फ़ा पोजीशन पे होती हैं। क्लियर हो गया आपको हेलोजिनेशन। देन नेक्स्ट आता है आपका अगला जो रिएक्शन है, दैट इज़ नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन में अब इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा, NO2 पॉजिटिव, नाइट्रोनियम आयन जो है वो बनेगा। तो नाइट्रोनियम आयन जो है वो कंसनट्रेटेड HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से बनता है। कंसनट्रेटेड HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में रिएक्शन होगा एंड दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एट 323 to 333 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, और हेलोजिनेशन होगी नेप्थलीन की, यहाँ पे नाइट्रेशन होगी नेप्थलीन की अल्फ़ा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा और अल्फ़ा नाइट्रोनेप्थलीन बन जाएगा विद द रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, तो अगर नाइट्रेशन जो है इफ़ इट इज़ कैरिड आउट एट हाई टेम्परेचर देन मिक्सचर ऑफ 1,5 and 1,8 डाई नाइट्रोनेप्थलीन बनता है, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे, 5th पोजीशन पे। ठीक है, अगर हाई टेम्परेचर हो जाता है ना तो 5th पोजीशन पे भी नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, या फिर 1 पे एंड 8 पे, दिस इज़ 8 पोजीशन, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप आ सकते हैं अगर आपकी और ज़्यादा नाइट्रेशन होती है। तो एनी हाउ अभी आप सिर्फ इतना करिए कि नाइट्रेशन हो रही है अल्फ़ा पोजीशन पे। क्लियर हो गया। देन मैकेनिज़्म वही रहेगा जो हमने सबसे पहली स्लाइड में कर लिया है। देन नेक्स्ट इज़ सल्फोनेशन रिएक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है सल्फोनेशन रिएक्शन का, और ये भी पूछ सकते हैं कि आपका कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, अल्फ़ा या बीटा, मतलब ओरिएंटेशन ऑफ सल्फोनेशन भी पूछ सकते हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, पहले सल्फोनेशन कर लेते हैं। सल्फोनेशन में जो है उसके लिए या तो आप कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लीजिए या आप SO3 in H2SO4 लीजिए, तब भी आपका इसमें क्या बनेगा, एक बनेगा HSO3 पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव।
जब ये इनके बीच में रिएक्शन होगा ना तो ये वाला इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, HSO3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। ठीक है, और ये देखिए अब यहाँ पे दो टेम्परेचर हैं दिए हुए, क्योंकि ये जो है वो टेम्परेचर जिससे जो है ये वाला रिएक्शन जो है वो कंट्रोल होता है। अगर आपका लो टेम्परेचर है 353 केल्विन टेम्परेचर है तो 1 नैप्थलीन सल्फोनिक एसिड बनता है, और अगर आपका टेम्परेचर जो है 433 केल्विन है तो आपका 2 नैप्थलीन सल्फोनिक एसिड बनता है। इवन कि आप लो टेम्परेचर पे इस रिएक्शन को कर रहे हैं और आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो आपका बीटा आइसोमर बनेगा, अल्फ़ा से बीटा पे शिफ्ट हो जाएगा। ये वाला SO3H जो है वो आपका बीटा पोजीशन पे, अगर आप इसको हीट कर देते हैं तो 2 पोजीशन पे ये शिफ्ट हो जाता है। तो ये क्यों होता है? बिकॉज अगली स्लाइड में हम करते हैं कि नेक्स्ट ओरिएंटेशन ऑफ सल्फोनेशन में ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी आपने बच्चे करेक्शन भी कर लेनी है, बुक्स में थोड़ी सी गलती है तो वो आपने कर लेनी है। देखिए अब हमने किया कि अगर हम नैप्थलीन की सल्फोनेशन यहाँ पे SO3 प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है, और नैप्थलीन को हमने सल्फोनेशन करना है SO3H पॉजिटिव, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और अल्फ़ा पोजीशन पे ये आ जाएगा। अगर टेम्परेचर कम है, मतलब 80 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है, वहाँ पे केल्विन दिया था, पर अगर 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और तो अल्फ़ा नैप्थलीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, ये बाकी रिएक्शन नहीं होते, बाकी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन है नैप्थलीन के वो रिवर्सिबल नहीं होंगे, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। और यहाँ पे 80 डिग्री सेल्सियस पे जब ये होगा इट इज़ फॉर्म्ड, मतलब अल्फ़ा आइसोमर इज़ फॉर्म्ड रैपिडली, बट डीसल्फोनेशन भी होगी इसमें और वो ज़्यादा रैपिडली होगी। डीसल्फोनेशन क्या होगी? रिमूवल ऑफ दिस, मतलब जो इसका रिवर्सिबल रिएक्शन है वो जल्दी हो जाएगा। 80 डिग्री सेल्सियस पे ये फटाफट बना और जो है इसने क्या किया, जितनी जल्दी ये बनेगा उतनी जल्दी डीसल्फोनेशन भी हो जाएगी और नैप्थलीन दोबारा से बन जाएगा। तो बना ही नहीं, मतलब एक तरह से प्रोडक्ट बना और रिवर्स भी हो गया। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपका ये है कि आप 165 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं तो आपका बीटा आइसोमर बन रहा है सल्फोनेशन का, बीटा नैप्थलीन सल्फोनिक एसिड इज फॉर्म्ड। ये धीरे धीरे बनता है, इट फॉर्म्ड स्लोली बट डीसल्फोनेटेड इवन स्लोली, डीसल्फोनेटेड भी स्लोली होता है ना, बनेगा भी स्लोली और डीसल्फोनेटेड भी स्लोली ही होगा ये जो आपका बीटा आइसोमर होगा। तो ये क्यों होता है, इसके लिए रीजनिंग क्या है ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सल्फोनेशन रिएक्शन ऑफ द नैप्थलीन। टेम्परेचर का इफेक्ट है ना, टेम्परेचर का इफेक्ट आप देख रहे हैं कि 80 डिग्री पे कर रहे हैं तो अल्फा आइसोमर बन रहा है, 165 पे कर रहे हैं तो बीटा आइसोमर बन रहा है। ठीक है, तो ये क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पे जो सेकंड डायग्राम है इसमें मैंने ये बताया हुआ है कि देखो पहला रीज़न तो इसके लिए है, फर्स्ट रीज़न क्या है कि दिस इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, जो सल्फोनेशन होता है दैट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। और एट हाई टेम्परेचर जो है वो बैकवर्ड रिएक्शन जो है, बैकवर्ड रिएक्शन मतलब क्या, हाई टेम्परेचर पे बैकवर्ड रिएक्शन मतलब दोबारा से नैप्थलीन बन जाएगा, डीसल्फोनेशन बोलते हैं उसको। जो हाई टेम्परेचर है एट हाई टेम्परेचर जो डीसल्फोनेशन है दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, हाई टेम्परेचर पे डीसल्फोनेशन बिकम्स वेरी इम्पॉर्टेंट। तो उसके दूसरा जो रीज़न है वो है स्टीरिक हिंड्रेंस का, एक तो है रिवर्सिबल है ये, दूसरा क्या है स्टीरिक हिंड्रेंस का। तो यहाँ पे देखिए दो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ की हुई हैं, एक स्ट्रक्चर नंबर 1 and 2। इसमें आप देख रहे हैं जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है दैट इज़ मोर स्टीरिक हिंड्रेंस शो कर रही है। ये लार्जर ग्रुप होता है, बल्कियर ग्रुप होता है, SO3H लार्जर ग्रुप है ना, तो इसका जो है लार्जर बल्कियर ग्रुप जो है ये स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर देता है विद दिस हाइड्रोजन।
अब आप बोलेंगे कि जब ये सेकंड पोजीशन पे भी आया तो यहाँ तो 2 हाइड्रोजन लगी हैं, एक यहाँ पे लगी है और एक यहाँ पे लगी है, तो ये क्यों नहीं स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है? तो आप ये देखिए यहाँ पे लेस होती तो है यहाँ पे भी स्टेरिक हिंड्रेंस, लेकिन कम स्टेरिक हिंड्रेंस होती है इस केस में, बिकॉज जो ये वाली हाइड्रोजन होती है ना बच्चे, यहाँ पे ये वाली हाइड्रोजन जो होती है इसको बोलते हैं पैरी हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं इसको? पैरी हाइड्रोजन। जो पोजीशन 8 पे लगी हुई है हाइड्रोजन, ये है ना पोजीशन 8, तो जो यहाँ पे हाइड्रोजन लगी हुई है दैट इज़ कॉल्ड पैरी हाइड्रोजन। तो ये नियर टू, वेरी नियर टू दिस अल्फा हाइड्रोजन होती है। और अगर तो यहाँ पे हाइड्रोजन है या छोटे छोटे ग्रुप लगे हैं, Cl लगा है, Br लगा है, NO2 लगा है, तब तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर कोई बल्कियर ग्रुप आ जाता है तो ये पैरी हाइड्रोजन जो है इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी और ये स्ट्रक्चर जो है वो टूट जाएगी। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे स्ट्रेन पड़ जाएगा और ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगी, मतलब ये इसको वापस भेज देगी, तो डीसल्फोनेशन होनी शुरू हो जाती है। डीसल्फोनेशन हो जाएगी जैसे थोड़ा सा टेम्परेचर भी हुआ ना, अगर बढ़ गया आपका तो ये डीसल्फोनेशन हो जाएगा। 80 डिग्री से बढ़ गया टेम्परेचर तो डीसल्फोनेशन बहुत जल्दी हो जाएगी। इवन अगर बन भी गया प्रोडक्ट तब भी डीसल्फोनेशन होके वापस चला जाएगा, है ना। तो 80 डिग्री क्या, 80 डिग्री पे भी डीसल्फोनेशन हो सकती है ना, अगर इस पोजीशन पे आया। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे ये थोड़े दूर होते हैं, ये वाले हाइड्रोजन जो हैं, आप देख ही रहे हैं किस तरह से अगर आप इसको पूरा का पूरा यहाँ पे ये एडजस्ट ईजीली हो जाता है, क्योंकि इस तरफ भी हाइड्रोजन है, इस तरफ भी हाइड्रोजन है, लेकिन ये दूर हैं क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड डिस्टेंस जो होता है वो ज़्यादा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दिस पैरी हाइड्रोजन। यहाँ पे बॉन्ड डिस्टेंस बहुत कम होता है, ठीक है, दोनों के बीच में। तो ये वाली स्ट्रक्चर मोर स्टेरिकली हिंडर्ड होती है, और यहाँ से भी और यहाँ से भी इसने धुआं दिया होता है इसको, ये वाले हाइड्रोजन ने भी, तो ये ज़्यादा हिंडर्ड पोजीशन बन जाती है जो अल्फ़ा पोजीशन होती है, ठीक है। तो बल्कियर ग्रुप यहाँ पे इजीली नहीं आ सकता है, या थोड़ी देर के लिए अगर आएगा तो वापस डीसल्फोनेशन हो जाएगी उसकी। क्लियर हो गया ये? तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि जो 1 नैप्थलीन सल्फोनिक एसिड होता है वो बन तो जल्दी जाता है, हमने बोला ना रैपिडली, इट इज़ फॉर्म्ड रैपिडली, फटाफट बन जाएगा। तो इसका मतलब जल्दी बनने वाला मतलब काइनेटिकली कंट्रोल्ड है। ये काइनेटिक्स क्या होती है, स्पीड से रिलेटेड है। तो ये वाला जो है 1 नैप्थलीन सल्फोनिक एसिड जो है वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट है, और जो आपका 2 नैप्थलीन सल्फोनिक एसिड है वो आपका थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट है। ये याद रखना है, दिस इज़ थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड, ठीक है, मतलब हाई टेम्परेचर पे हमेशा बीटा वाला आइसोमर बनेगा, और दिस इज़ काइनेटिकली कंट्रोल्ड कि लो टेम्परेचर पे आपका अल्फा आइसोमर बनेगा। जल्दी बन जाता है ना, बन जाएगा, पर उसके बाद फिर डीसल्फोनेशन भी इजीली हो जाएगी, ठीक है। तो आपने ये वाला क्वेश्चन ज़रूर रेडी करना है, ये ज़रूर पूछ लेते हैं एग्ज़ाम्स में कि वाई इट इज़ सो, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द सल्फोनेशन। क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होता है वो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन होता है। असाइल ग्रुप क्या सा होता है, असाइल ग्रुप इज़ CH3CO पॉजिटिव, या CH3 नहीं है तो RCO पॉजिटिव, अब ये R कुछ भी हो सकता है एल्काइल ग्रुप। तो असाइलेशन जो रिएक्शन है वो आपका कैसे होगा, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ रहे हैं, फ्रीडल क्राफ्ट में हम असाइलेशन पढ़ते हैं और एल्काइलेशन पढ़ते हैं। एल्काइल में CH3 पॉजिटिव रहेगा या R पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, और असाइल में असाइल ग्रुप रहेगा, RCO पॉजिटिव ग्रुप इज़ कॉल्ड असाइल ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है इसमें। तो ये जनरेट कैसे होता है, इन CH3COCl और एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। जो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड है वो हेलोजन को लेके चला जाएगा और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बन जाएगा। नैप्थलीन के ऊपर अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सॉल्वेंट का बहुत इफेक्ट होता है, ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, द इफेक्ट ऑफ द सॉल्वेंट ऑन द असाइलेशन रिएक्शन। अगर आप सॉल्वेंट जो है वो सिंपल लेते हैं CH2, मतलब स्मॉलर जो जिनकी स्ट्रक्चर होती है वो वाले लेते हैं, जैसे CH2 ले लिया, CS2
कार्बन डाइसल्फाइड, और आप डाइक्लोरोइथेन ले लेते हैं, C2H4Cl2 ले लेते हैं। तो इनकी प्रेजेंस में अगर ये वाले सॉल्वेंट ले रहे हैं आप, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा तो 1 पे आपका 75% बनेगा, मतलब 3:1 की रेशो रहेगी 1 और 2 की, है ना। ये 75 बनेगा, ये आपका 25% बनेगा बीटा आइसोमर। तो बीटा आइसोमर कम बना तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बना आपका? 1 वाला। मेजर प्रोडक्ट कौन सा बना? 1 या 1 एसीटोनेप्थलीन या अल्फा एसीटोनेप्थलीन बनेगा आपका इसमें मेजर प्रोडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ दीज सॉल्वेंट्स जो छोटे हैं साइज़ के। लेकिन अगर आपका सॉल्वेंट ही ऐसा है जो कि लार्जर है साइज़ का, जैसे आप यहाँ पे C6H5NO2 ले लेते हैं, ठीक है, अगर आपने इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन किया है तो इस केस में यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, पहले तो यहाँ पे ये देखिए कि बनेगा कितना प्रोडक्ट जो है यहाँ पे बीटा वाला ज़्यादा बनेगा। बीटा प्रोडक्ट जो है वो 90% बना, ठीक है, 90% बीटा बना और 9:1 की रेशो बनी, और 10% आपका अल्फा बना। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बना? यहाँ पे भी बीटा बना इन द प्रेजेंस ऑफ दिस सॉल्वेंट। तो यहाँ पे सॉल्वेंट इफेक्ट है ये बेटा, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। एक टेम्परेचर का इफेक्ट आता है सल्फोनेशन पे, एक टेम्परेचर का इफेक्ट आता है सल्फोनेशन पे, और दूसरा सॉल्वेंट का इफेक्ट आता है ऑन द असाइलेशन रिएक्शन। तो अगर आपका सॉल्वेंट नाइट्रोबेंजीन है, अगर आपका सॉल्वेंट नाइट्रोबेंजीन है तो ये बल्कियर बन जाएगा एंड इट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स या स्टेरिकली हिंडर्ड बल्कियर कॉम्प्लेक्स विद द किसके साथ? विद द कॉम्प्लेक्स विद द एसिटाइल क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। इन दोनों के पास साथ जो है ये वाला सॉल्वेंट जो है वो बड़ा वाला कॉम्प्लेक्स बनाता है, बल्कियर कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। बल्कियर कॉम्प्लेक्स अगर बना देगा, पहले तो वो वाला कॉम्प्लेक्स ही एंटर करेगा इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे, ठीक है, बीटा पोजीशन पे। फिर उसके बाद रिमूवल होगा आपका, जो है वो इलेक्ट्रोफाइल मतलब बन रहा है, कॉम्प्लेक्स ही बड़ा बन गया यहाँ पे, है ना। आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे बल्कियर कॉम्प्लेक्स बनता है जब आपका बल्कियर सॉल्वेंट है तो बीटा प्रोडक्ट बनेगा मेजर, और अगर आपके सॉल्वेंट छोटे हैं तो अल्फा प्रोडक्ट बनेगा मेजर। तो ये भी आपको क्वेश्चन ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो एल्काइलेशन हमने अभी किया कि अगर आपका R पॉजिटिव है तो नेप्थलीन है, अगेन अगर आप C2H5I और एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में लेते हैं तो R क्या है इसमें? C2H5 है, इथेन है, तो C2H5 इथाइल है, तो बीटा इथाइल नेप्थलीन बनेगा इस केस में, है ना। और इस केस में बीटा क्यों बना? क्योंकि अगेन बल्कियर है, C2H5I वाला लिया। अगर आपका CH3I लिया तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बना? अल्फा भी बना, अल्फा मिथाइल भी और बीटा भी, और मेजर कौन सा बनेगा? अल्फा बनेगा। अल्फा तो मेजर बनना ही है ना बच्चे, हमने मैकेनिज्म में किया कि अल्फा जब बनता है तो 2 बेंजीन रिंग इंटैक्ट रहती हैं और वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इस केस में लेकिन जब कोई केसेस ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे बल्कियर ग्रुप है, अब यहाँ पे भी ये देखिए कितना बड़ा बल्कियर ग्रुप है, तो यहाँ पे भी बीटा पोजीशन पे आएगा, बीटा आइसोप्रोपाइल नेप्थलीन। मिथाइल ग्रुप अगर आ रहा है तो छोटा सा ग्रुप है तो वो आपका अल्फा पे बनेगा मेजर प्रोडक्ट। क्लियर हो गया एल्काइलेशन। लेकिन एल्काइलेशन का बच्चे अब आपने ये ध्यान रखना है कि एल्काइलेशन के केस में आपके यहाँ पे एक तो मिक्सिंग हो जाती है, मतलब आपके किसी भी पोजीशन पे यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, कहीं पे भी आ जाएगा, तो मिक्स्ड प्रोडक्ट बनते हैं। तो उसके लिए पता क्या करते हैं इसमें कि एल्काइलेशन अगर आपने एक पर्टिकुलर पोजीशन पे करनी ही है, जैसे मान लो आपको इस पोजीशन पे एल्काइलेशन करनी ही है, तो आप इसको पहले असाइलेशन करेंगे, मतलब CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है सबसे पहले असाइलेटेड प्रोडक्ट बनाएंगे। तो क्या बनेगा? COCH3 पहले ये बनेगा, फिर यहाँ पे COCH3 बन गया तो फिर उसके बाद इसकी क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे, ठीक है, इसकी रिडक्शन कर देंगे, रिडक्शन हो जाएगी इसमें वॉफ-किश्नर रिडक्शन करेंगे या क्लेमेंजन रिडक्शन करेंगे। तो ये वाली रिडक्शन जो हैं वो आपकी सिर्फ CO ग्रुप को ही रिड्यूस करती हैं और आपका CH2CH3
मतलब इथेन वाला प्रोडक्ट बन गया, अल्फ़ा पे ही बन गया, ये देखिए ये भी है ना। तो अल्फ़ा पे ही यहाँ पे ये बन गया ये प्रोडक्ट, जबकि ये हमने देखा कि ये बीटा पे बनता है अगर हम इस तरह से इसको बनाते हैं फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से। क्लियर हो गया ये। तो आप लोग इस तरह से 2 स्टेप फॉलो करते हुए भी एल्काइलेशन कर सकते हैं। ये फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की आप लिमिटेशन भी बोल सकते हैं कि फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन जो है ऑफ द नेप्थलीन, इसमें आपके पॉली एल्काइलेटेड नेप्थलीन ही नहीं बनता है, बहुत ज़्यादा पॉली एल्काइलेटेड नेप्थलीन बन जाएगा ना, बहुत सारे एल्काइल ग्रुप लग जाएंगे कहीं कहीं पोजीशन पे, है ना। तो हमें एक ही वाला चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले असाइलेशन करेंगे और उसके बाद जो है वो आपकी वॉफ किश्नर रिडक्शन या क्लेमेंजन रिडक्शन से जो है वो आपका मेजर जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए वो बन जाएगा। ठीक है। अब लास्ट जो है वो आपकी आती है लास्ट स्लाइड, क्लोरोमिथाइलेशन या क्लोरोमिथाइलेशन ऑफ द नेप्थलीन। तो क्लोरोमिथाइलेशन जो होगी वो किसकी प्रेजेंस में होगी, क्लोरोमिथाइलेशन होती है विद द मिक्सचर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड HCl। ठीक है। इसकी प्रेजेंस में आप लोग कर सकते हैं इसको, और इट गिव्स 1 क्लोरोमिथाइल नेप्थलीन। ठीक है। यहाँ पे ये गलत ड्रॉ कर दिया हुआ है इसको आप, अच्छा इसके लिए सॉल्वेंट और क्या क्या चाहिए, ग्लेशियल एसिटिक एसिड चाहिए और H3PO4 चाहिए सॉल्वेंट। तो इसकी प्रेजेंस में जब आप नेप्थलीन की करेंगे क्लोरोमिथाइलेशन मतलब CH2Cl, इसका अटैक होना है। अब ये यहाँ पे ये गलत कर दिया हुआ है, ये यहाँ पे नहीं, ये कौन सी पोजीशन पे, CH2Cl, ये 1 पोजीशन पे होगा। 1 क्लोरो मिथाइल नेप्थलीन जो है वो बनेगा। ऑफ कोर्स ये वाला भी बन जाएगा 2 भी, लेकिन 1 भी बनेगा, 1 भी बनेगा। जो है ये आपका 56% 1 बनता है, 2 भी बन सकता है, इवन मिक्सचर 1,5 भी बन सकता है, 1,5 बिस क्लोरोमिथाइल नेप्थलीन भी बनेगा थोड़े से अमाउंट में। तो 1 पोजीशन पे और 5 पोजीशन पे क्लोरोमिथाइलेशन हो जाती है। ठीक है। तो ज़्यादातर इसमें अगर आपको रीजनिंग पूछी जाती है कि ये 2nd पोजीशन पे क्यों शिफ्ट हो गया, तो वहाँ पे आपने टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है, सॉल्वेंट का इफेक्ट देखना है, स्टीरिक हिंड्रेंस मतलब देखनी है कि वेदर स्टीरिक हिंड्रेंस तो नहीं हो रही है, तो उससे आप लोग इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।